नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 14 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और ये कि कल हमने परसों एक वीडियो अपलोड किया था यूपीएससी कट ऑफ के ऊपर, जिसमें हमने कट ऑफ के बिहाफ पे आपको कुछ चीजें बताई थी और हमने आपको बताया था कि वर्ष 2024 पीसीएस प्री की परीक्षा जो अभ्यर्थी दे रहे हैं अभी 22 दिसंबर को, वह अभ्यर्थी कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और पिछले 3 वर्षों की 2023 की जो आपकी परीक्षा हुई थी, इसके पहले जो आपकी परीक्षा 2021 की हुई, 22 का हमने नहीं कराया है, फिर 20 की परीक्षा हुई, उसमें क्या कुछ कट ऑफ थी, उसके आधार पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कुछ आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और कुछ 1-2 पॉइंट्स हमने महत्वपूर्ण बताए थे जो आपको विशेष तौर पर करने हैं अभी। ठीक है, तो अगर आपका लक्ष्य पीसीएस 2024 का है तो वह वीडियो जो है, जिसका थंबनेल है बेसिकली कि विगत वर्षों के कट ऑफ के अनुसार आपको कितने प्रश्नों को टारगेट करना चाहिए 22 तारीख के एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, एक वीडियो आप लोग वो देख लीजिएगा और एक वीडियो में अभी कल या परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें परीक्षा हाल में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दरअसल आप लोग को जो है वहां पर फिलअप करनी है, तो वो चीज आप लोग जरा देख लीजिएगा, उसके आधार पर हम लोग जो है अपनी रणनीति बना लेंगे उसके अनुसार। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं क्या कुछ आज का करंट अफेयर्स है। बाकी एडमिट कार्ड आप सभी लोग का पीसीएस का जारी हो गया, आप सभी लोग जानते होंगे, और उसमें इंफॉर्मेशन छोटी फिल करनी है, ओटीआर नंबर वगैरह फिल करना, उसके आधार पर जो है आप लोग एडमिट कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सूचना एक है आप लोग के लिए कि डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपी पीसीएस आरओ का टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 47 टेस्ट आपको मिलते हैं और अभी फिलहाल इस पे 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आपका था 1500, उसका प्राइस माइनस होकर के हो जाता है 1000 में आपको मिलते हैं 47 टेस्ट। इस 47 टेस्ट में 42 टेस्ट में आपको मिलता है जीएस प्लस हिंदी, और इसके अलावा जो आपका 5 टेस्ट होगा, ये 5 टेस्ट होगा आपका किसका? करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अगर आपको इस टेस्ट से जुड़ना है, अपने रणनीति को अच्छे से बनाना है, तो आप दिए गए नंबरों के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं और उसके माध्यम से बेसिकली आप लोग जो है आगे की रणनीति अपनी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और रिविजन करते हैं हम लोग कल का। ठीक है, तो हाल ही में भारत में शहरीकरण कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया भैया आपका 35%। याद रखिएगा, हाल ही में किसने 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराकर पहले भारतीय बनने का खिताब हासिल कर लिया? आदित्य कपिल, बहुत ही कम उम्र के हैं, कल हमने आपको समझाया था। ठीक है, ग्रैंड मास्टर कौन होते हैं ये भी हमने कल आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ की स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं, स्थापना दिवस की बात करते हैं, तो 11 दिसंबर को बेसिकली यूनिसेफ की स्थापना जो है की गई थी। और यूनिसेफ के बारे में आपके मुख्य परीक्षा में पीसीएस में जो है शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, तो इसलिए कल हमने आपसे कहा था कि बेसिकली आप यूनिसेफ को क्या करिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा। जो कॉपी हमने आपको होमवर्क की बनवाई है, टास्क की बनवाई है, टास्क में आपको मैं दोबारा से दे रहा हूं कि टास्क आपका पहला है यूनिसेफ के बारे में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से जो प्रश्न है आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों का पार्ट है जो कि पेपर सेकंड, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, मुख्य परीक्षा पीसीएस का भाग है, इसलिए आप लोग यूनिसेफ को अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। भारत अंतरिक्ष स्टेशन कब तक जो है बेसिकली बन के तैयार हो जाएगा या बनने की संभावना है? तो 2035 तक। याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से नंबर के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला है? 26वें नंबर के। याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का आधिकारिक तौर पर कहां पर शुभारंभ किया गया? यह किया गया आपका आईआईटी जम्मू में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इमैनुअल ओएड्राओगो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये बुर्किना फासो। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया था? तो 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और कल हमने इसको पढ़ाते समय आपको बताया था कि आप लोग लैंडस्लाइड्स, जिसको भूस्खलन बोलते हैं, ज्वालामुखी, इसके अलावा भूकंप, मिट्टी के प्रकार, यह सब पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। कल हमने आपको एक टास्क दिया था आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे है संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर कौन बने हैं? कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जो लोग कमेंट का उत्तर नहीं देते हैं, मतलब प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं, उन लोग को भी ईश्वर सतबुद्धि दे कि वो कमेंट थोड़ा सा कर दिया करें, ताकि जो है चीजें उनको क्या रहें, याद रहें। बाकी आप सभी लोगों को जिन्होंने
जिन्होंने उत्तर, आप जो लोग देते हैं उत्तर, जो लोग नहीं देते हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने हैं। आरबीआई की स्थापना वर्ष वगैरह हमने आपको सब कुछ बताया था कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, मुख्यालय पहले कहां पर था, कहां पर नहीं था, वो वीडियो कल का आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, चलिए आइए पहले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब हाल ही में कहां पर हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? देश लिखा है अमेरिका, दुबई, नेपाल, भूटान। तो बेसिकली भी हाल ही में दुबई में हथकरघा जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। चलिए, तो हाल ही में दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने भारत के महावाणिज्य ठीक दूतावास के सहयोग से, ठीक है, किसके सहयोग से? भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से इसका आयोजन किया है। ठीक है, इसे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक पहल से, इसे कर देना, इसे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक पहल से कारीगरों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को एक जो है बेसिकली मंच मिला है, एक तरीके से एक जो है स्टेज मिला है उनको, ताकि वो अपना प्रदर्शन कर पाए। मणिपुर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम, ध्यान रखिएगा, मणिपुर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम ने इसमें हाथ से बुने हुए शालों सहित उत्तम पारंपरिक वस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई है। हथकरघा उद्योग आप लोग जानते होंगे, बेसिकली हथकरघा उद्योग बड़ी तेजी के साथ भारत में विकास कर रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार वर्तमान में काफी कुछ बेहतर प्रदर्शन काम कर रही है। देखो एक बात ध्यान रखना कि जो हथकरघा उद्योग है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टास्क आपका 2 है, टास्क 2, ठीक है। इस पर प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में बन सकता है कि हथकरघा उद्योग क्या है, या हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, या फिर हथकरघा उद्योग को और उन्नत बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास और किए जाने चाहिए। ऐसा प्रश्न दरअसल आपके मुख्य परीक्षा पीसीएस या यूपीएससी या अदर स्टेट में स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज आपका टास्क नंबर 2 है कि हथकरघा उद्योग के बारे में, ठीक है, आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बेसिकली ये पार्ट है, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। रेडी कर लेना भाई साहब, बैठे मत रहना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया है अभी लोकसभा में। इसके द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, या जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अलावा या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, एक्ट 2005, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया ये संशोधन जो भी हो रहा है ये किसमें किया जा रहा है? तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 बेसिकली आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान करता है। आप लोग जब कोविड के समय में अगर आप लोग रहे होंगे तो उसके बाद जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें यही प्रश्न आपदा प्रबंधन वाले पर एक जो है क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो 2020 का शायद वो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। चलिए तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया गया है। विधेयक में बेसिकली आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका बेसिकली उद्देश्य है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको एसडीएमए बोलते हैं, क्या एसडीएमए यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एसडीएमए बोलते हैं, ठीक है, को कुशल बनाना है। यानी कि क्योंकि सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य करता है और राज्य स्तरों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम करता है, तो दोनों को और इंपावर बनाया जा सके और मजबूत बनाया जा सके, इसीलिए बेसिकली आपका ये आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 क्या किया गया है, वह पारित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि भारत जैसे देश में आपदाएं प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से आती रहती हैं, उनको मिटिगेट कैसे कर सकें, उनको कंट्रोल कैसे कर सकें, इसके लिए बेसिकली ये संशोधन किया जा रहा है। हालांकि इस पर जो विपक्ष के लोग हैं उस पर कई सारे अपने जो है डाउट्स हैं उनके, वो उसको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे देते हैं। विधेयक में राज्य सरकार को राज्य की राजधानियों और
नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या कह रहा है कि जो भी राजधानियां होती है, जो नगर निगम जहां पर है, वहां पर एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देखो ये ध्यान रखना, क्या शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एक तो हो गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एक हो गया स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एक हो जाएगा दरअसल सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको क्या बोल सकते हैं, सीडीएमए बोल सकते हैं। ये बेसिकली अभी गठित करने का प्रावधान बेसिकली इस वाले में संशोधन विधेयक में दरअसल किया गया है कि हर एक सिटी जो है अपने यहां पर प्रॉपर तरीके से सिटी वाइज जो है क्या कर सके, चीजों को मैनेज कर सके। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान है। विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ गठित करने का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि जो भी आप फोर्स अपनी स्टेट लेवल पर चाहें तो आपदा के लिए गठित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो आपका टॉपिक है ना, आपदा प्रबंधन, क्या आपदा प्रबंधन, ध्यान से जरा सुनना भाई साहब, क्या टॉपिक जो आपका है, क्या आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये आपका जीएस पेपर 3, ठीक है। ये यूपीएससी में भी सेम है और इसके अलावा पीसीएस में भी, यूपीएससी पीसीएस में दोनों में क्या है, आपदा प्रबंधन का टॉपिक है। और आपदा प्रबंधन बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट, एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे बैठे मत रहो, आपदा प्रबंधन को आपको रेडी कर लेना है। पीसीएस मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपदाएं क्या होती हैं, आपदाओं को किस प्रकार से रोका जा सकता है, आपदाओं को के लिए बेसिकली कौन कौन से विधेयक पारित किए गए हैं, जैसे कि यह विधेयक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके क्या कुछ प्रावधान हैं जो भी 2024 में पारित किया गया है, इन प्रावधानों के बारे में आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। और इसके लिए एक वेबसाइट है, अगर आप जानते होंगे, पीआरएस, क्या उनसे वेबसाइट है भाईजा, पीआरएस, क्या पीआरएस जाइएगा, एक साइट ओपन होगी, वहां पर जितने भी बिल आपके लोकसभा और राज्यसभा में पारित होते हैं उन पर समराइज वे में उनकी समरी और ओरिजिनल बिल दोनों जो है आपके लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। आप उसको बढ़िया तरीके से प्रिंट आउट निकालिए और धूमधाम से पढ़िए, पूरा ऑथेंटिक डेटा वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। कौन कौन से बिल पास हो चुके हैं, कौन कौन से बिल पेंडिंग हैं, कौन कौन से लोकसभा में पेंडिंग है, कौन से राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है। ये सारा डेटा आपको वहां पर पीआरएस की वेबसाइट पर मिल जाता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जनरल अशोक राज सिंहडेल को, जनरल मनोज पांडे, जनरल विपिन सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेसिकली जनरल अशोक राज सिंहडेल को भी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने क्या प्रदान किया है, एक जो है सेना के जनरल की मानद रैंकिंग जो है प्रदान की है। और बेसिकली भैया ये नेपाल के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जनरल अशोक राज सिंहडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक क्या की है, प्रदान की है। सिंहडेल नेपाली सेना के प्रमुख हैं, ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बेसिकली नेपाली सेना के प्रमुख कौन हैं। 4 नाम आपके सामने दे देंगे, पहला नाम आपका ये रहेगा इसमें से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उन्हें भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए बेसिकली सम्मानित किया गया है, ताकि इन्होंने बड़े स्तर पर काम किया था कि ताकि भारत और जो नेपाली सेना है वो आगे अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद ब्रिक की दूसरी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने की है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने की है, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है, या फिर इनमें से जो जेपी नड्डा जी हैं इन्होंने की है। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि बेसिकली इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार, ठीक है, परिषद यानी कि ब्रिक जिसको बोलते हैं, कि दूसरी वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई है। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी के सफल परीक्षण की घोषणा भी की गई है। और अगर बात हम लोग हीमोफीलिया की कर लेते हैं तो आप लोग सभी लोग इससे परिचित होंगे हीमोफीलिया से। और अगर आपको पता है तो जरा बताओ कि हीमोफीलिया क्या होता है।
हीमोफीलिया आपकी बायो में जो डिजीज का चैप्टर है वहां पर प्रश्न पूछा आता है। हीमोफीलिया बहुत कॉमन सा इसका उत्तर है। जरा हीमोफीलिया के बारे में अगर आप जानते हैं, आप उससे परिचित हैं, तो कमेंट में 2-3 लाइन या 2 लाइन लिख करके मुझे बताइए। और अगर नहीं पता है तो मैं बता नहीं रहा हूं, यह काम मैं आपको देता हूं कि आज ही आप गूगल पर सर्च करिए और देखिए कि बेसिकली हीमोफीलिया क्या कुछ होता है। ब्लड की डिजीज है, आप सभी लोग जानते होंगे, इतना मैंने हिंट आपको दे दिया है। जब देखते हैं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको तुरंत आज ही नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलो दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज। ठीक है, कैशलेस इलाज योजना के तहत कुल कितने रुपए की सहायता बेसिकली प्रदान की जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 लाख रुपए तक की सहायता, या 1.5 लाख, या 2 लाख, या 5 लाख। आपको पता होगा कि ये जो कैशलेस दुर्घटना पीड़ितों के लिए जो कैशलेस योजना है, अभी हाल ही में मतलब कुछ ही स्टेट्स में लागू है। और अभी मंत्री महोदय के द्वारा, जो कि आपके कौन हैं, नितिन गडकरी जी, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं फिलहाल इस मामले में, उन्होंने कहा है कि बेसिकली यह योजना लगभग सभी स्टेट्स में लागू कर दी जाएगी। आप सभी लोग परिचित हुए होंगे। तो इसमें बेसिकली जो भी दुर्घटना पीड़ित होता है उनको 1.5 लाख तक रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि 1.5 लाख तक की जो है इसमें आपको सहायता दी जाती है, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कैशलेस जो है सेवा दी जाती है। ठीक है, चलिए, तो दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना के तहत कुल 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। कैशलेस योजना जल्द ही पूरे देश में क्या हो जाएगी, लागू कर दी जाएगी। आपको पता होगा कि जो ये सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं कहीं अधिकतर मामलों में अगर देखा जाए तो स्पीड एक अपने आप में एक बड़ा फैक्टर जो है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और आजकल के जो नवयुवक और नव युवतियां हैं, जिनके पास स्कूटी है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, बुलेट है, वो दरअसल बाइक पे चलते नहीं है, बाइक चलाते नहीं है, दरअसल बाइक उनको चलाती है ना। वो आपके सामने अगर वो आ गए, भाई साहब ना हाथ दोगे ना, हाथ देते देते आपके सामने ऐसे धड़ जाएंगे धड़ाम से। ठीक है, इतना खतरनाक। और अगर पीछे अगर मैडम जी बैठी हुई हैं तब तो कल्याण ही कर देंगे आपका भाई साहब। फिर तो मैडम जी एकदम से पीछे बैठी हुई हैं और वो ऐसा ऐसा मतलब उसका एक्सीलेटर बढ़ाएंगे कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं बैठूं तो मैं तो राम नाम सत्य हो जाऊं, उड़ जाऊं। मतलब मैं दुबला पतला आदमी एक तो ऐसे हूं, मैं मुझे कोई बिठा चलाए मैं तो उड़ जाऊं। सही बता रहा हूं। लोग कैसे बैठते हैं पीछे और वो लोग कैसे चलाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि आपकी धड़कन, आपकी जान, आपका जीवन आपके लिए, आपके माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ईश्वर ने आपको भेजा है समाज में कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। आप बाइक चलाएं, कार चलाएं, गाड़ी चलाएं, जो भी चलाएं, जो भी उसके लिमिटेशंस होती हैं आप उसके अनुसार चलाएं। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपसे भिड़ने वाला जो व्यक्ति हो ना, वह एक्सपायर हो जाए। तो प्लीज आप लोग जरा गाड़ी को, बाइक को अगर आप लोग तेज चलाते हैं तो आपसे ये मेरा विनम्र निवेदन है, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग सड़क पर गाड़ी को बहुत धीमे चलाएं। बहुत धीमे इन द सेंस ये नहीं कि एकदम से पैदल वाला आपसे आगे निकल जाए, पैदल चलने वाला, लेकिन इतना चलाओ कि हाँ एक मेंटेन जो स्पीड होनी चाहिए उसकी, जहां तक वो ग्रीन वाला सिंबल बना रहता है ना, वहां तक चलाइए, ताकि अगर कुछ ऐसी स्थिति आपात वाली आए वहां पर आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाए, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो। बाइक वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बाइक अपने आप में बहुत खतरनाक है। आप कहीं भी जाएं सबसे पहले तो आप हेलमेट लगा के जरूर जाएं। ठीक है, कहीं भी जाना हो आपको, क्योंकि घटना कब घटित हो जाए किसी को नहीं पता है। कई बार लोग बोलते हैं सब्जी तो लाने जाना है, हेलमेट क्यों लगाएं, अरे यार यहीं बगल में तो जाना है, क्यों लगाए हेलमेट। भाई साहब, उस 1 किलोमीटर के दूरी में भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हेलमेट लगाएं। और किसी को दिखाने जा रहे हैं अपना थोबड़ा कि भैया मैं सुंदर लग रहा हूं, बाल कटाए हैं मैंने, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसके लिए आपका जीवन क्या है, महत्वपूर्ण है। तो किसी हॉस्टल के सामने, किसी पीजी के सामने जो फर्राटे मार के बैग निकालते हो, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना है। लड़कियों से भी निवेदन है कि वो भी बहुत तेज स्कूटी चलाती हैं, प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, चलाने वाले सोच रहे होंगे यार बात तो सही कह रहे हैं, ध्यान से रखना, जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक जीवन है, बेहतर बनाइए बजाय इसके कि दुर्घटना करिए। ठीक है, चलिए, कैशलेस इलाज योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। अच्छा, हाँ ठीक है, ये एक जो है मैंने आपको बताया कि ये योजना अभी हाल ही में पूरे देश में लागू कर दी जाएगी, इसीलिए ये योजना जो है क्या अभी चर्चाओं में है। ठीक है, यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना कोष के तत्वाधान में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि
उत्तर प्रदेश आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, और उत्तम प्रदेश के जो लड़के हैं नेताजी लोग, भैया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। और जिंदाबाद जिंदाबाद के चक्कर में ऐसी खतरनाक गाड़ी चलाते हैं कि ना पूछो, ठीक है। नेता सब बने होते हैं यूपी में, जानते ही हैं आप लोग। महाराष्ट्र भी खतरनाक स्टेट है। मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये समझ लो भाई भाई टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ के लड़के, यहाँ के लोग खतरनाक टाइप के होते हैं, ठीक है। एकदम सब एकदम राजा महाराजा के बेटे समझते हैं अपने आप को। तमिलनाडु ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। क्या इसका कारण है पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का कारण तो पता है कि यहाँ पे सब लोग अपने आप को राजा समझते हैं अगर बाइक पे या कार पे बैठ लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात शहरों की करते हैं तो शहरों में दिल्ली में भी लड़के लड़कियां बाइक चलाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। बेंगलुरु हो गया आपका, बेंगलुरु साइंस सिटी के नाम से जानी जाती है, वहां पर भी एक हब है एजुकेशन का, वहां पर भी लड़के रहते हैं। जयपुर, देखो ये सारे स्टेट ऐसे हैं ना, सारे सिटी ऐसे हैं जहां पर लड़कों का बोलबाला है। दिल्ली में लड़के लड़कियां खूब है, बेंगलुरु साइंस सिटी के नाम से जानी जाती है, एक अच्छा खासा एजुकेशन का हब है, यहां पर भी जॉब वाले बहुत सारे लोग हैं। और जयपुर, यहां पर भी अच्छी खासी कोचिंग और बाकी लोग हैं, तो यहां पर देखो दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। ये अपने आप में डेटा है, ध्यान रखिएगा। ये सारे डेटा भैया आप लोग क्या काम करिएगा कि अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। सड़क दुर्घटनाओं पर या सड़क पर अगर कोई प्रश्न आता है तो इन सारे डेटा का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बेसिकली पार्लियामेंट में दिए गए स्टेटमेंट हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। डेटा के आधार पर इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, ओके। चलो, ये सब फर्जी में नहीं लिखा है, ठीक है, कि फर्जी में लिखा है। आप लोग सोचते हो कि फर्जी में लिखा है, भाई साहब फर्जी में नहीं लिखा है, इसको नोट करना है। पहली स्लाइड में ऊपर लिखा रहता है कि यूपी पीसीएस प्री प्लस मुख्य परीक्षा का करंट अफेयर, सही है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और हाँ, दुनिया भर के करंट अफेयर्स मत पढ़ना, ठीक है, इधर उधर से बिना मतलब के। चलो नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन कब किया जा रहा है? जनवरी 2025, फरवरी 2025, मई 2025 या फिर इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो इसको जगह पर कर लीजिएगा बेसिकली मार्च 2025, ठीक है यार, ठीक है, देख लीजिए मार्च कर लीजिए। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका आयोजन बेसिकली विंटर्स गेम्स जो है अभी, ये आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स जनवरी 2025 में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया जाने वाला है, आप सभी लोग परिचित होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है अगले वर्ष यानी कि 2025 में 23 से लेकर के 27 जनवरी, क्या 23 to 27 जनवरी तक, ठीक है, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग की मेजबानी करेगा। यह दूसरा वर्ष होगा जब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के एक हिस्से की मेजबानी करेगा। इससे पहले वर्ष 2024 के संस्करण की जम्मू कश्मीर ने मेजबानी की थी। तो यह भी याद रखना, कई बार क्या होता है कि पिछला डेटा भी पूछ लेता है, जैसे थीम वगैरह कुछ होती है, महत्वपूर्ण दिवस का कोई डेटा होता है वो पिछले वर्ष का भी पूछ लेता है। कई बार रैंकिंग जो होती है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस वर्ष की रैंकिंग और पिछले वर्ष की रैंकिंग, यह भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीफा बोलते हैं, FIFA, फीफा। फीफा के अनुसार वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी बेसिकली कौन देश कर रहा है, यह आपको बताना है। भारत करेगा, रूस करेगा, सऊदी अरब करेगा, पाकिस्तान करेगा। वर्ष 2034 में जो फीफा विश्व कप होगा, वर्ल्ड कप होगा, वो कहां पर आयोजित होगा, वह होगा भैया आपका सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में इस पर मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में यह जो है निर्णय लिया गया है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा। तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अनुसार वर्ष 2034 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा, याद रखिएगा। और अगर बात हम लोग आगे करते हैं थोड़ा सा, तो स्पेन है आपका, पुर्तगाल है और मोरक्को संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में विश्व कप की मेजबानी करेंगे। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 देश संयुक्त रूप से करेंगे मेजबानी, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। तो इन तीनों फैक्टों को भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर आपको याद कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2030 विश्व कप के 3 मैच अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे में भी क्या हो जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा यह पहली बार होगा जब सऊदी अरब फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसीलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बताओ 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी, फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? आप कहेंगे सऊदी अरब करेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सऊदी अरब दरअसल पहली बार इसका क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी बार इसका आयोजन पश्चिम एशिया में किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फीफा की, अगर हम बात करते हैं तो 211 इसके सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। फीफा की स्थापना बेसिकली 1904 में, मई 1904 में पेरिस में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है।
और फीफा विश्व कप की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 में उरुग्वे में हुई थी। और फीफा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ज़ुरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये चारों फैक्ट आपके लिए क्या है भैया? इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व के लगभग कितने प्रतिशत रेतीले समुद्र तट क्या हो गए हैं? सख्त हो गए हैं, यानी कि हार्ड हो गए हैं। कितने प्रतिशत भैया? जरा इसका मुझे उत्तर बताओ। एक अभी हालिया रिसर्च हुई है, शोध हुआ है, उसमें यह बात सामने आई है कि जो समुद्र तट होते हैं, ये अगर आप मान लो आपका समुद्र है तो इसके जो तट होते हैं ये क्या हो गए हैं? बहुत ही सख्त हो गए हैं। ऐसा जो है, जो कितने प्रतिशत तट हैं जो सख्त हो गए हैं? 30%, 35%, 40% या फिर 45%। तो ये जो डेटा है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्विक लेवल पर जो समुद्र तट होते हैं आपके समुद्र किनारे के, उसमें से 35% जो समुद्र तट हैं वो क्या हो गए हैं? सख्त हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है यह भी आपको जानना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे कि इस समय मनुष्य बहुत तेजी के साथ क्या कर रहा है? अपना विकास कर रहा है। और विकास में दरअसल वो इतना अंधा हो चुका है, इतना पागल हो चुका है कि उसे पर्यावरण, उसे प्रकृति या उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो चलता है, लेकिन शायद ही कोई इस पर विशेष तौर पर ध्यान देता है। हालांकि सरकारें ध्यान देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रगति के मार्ग पर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि जिसको हम दरअसल विकास कहते हैं, दरअसल वो कहीं ना कहीं हम विनाश की ओर क्या हो रहे हैं? अग्रसर हो रहे हैं। विज्ञान की खोज जितनी पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देती है, जितना हमें सकारात्मक सोच के लिए प्रदर्शन करती है, लेकिन उतना ही क्या करती है? ये खराब कार्य करती है। अगर हम लोग बात परमाणु बम की करते हैं, आपको लगता है कि हमने इतनी बड़ी खोज कर ली है परमाणु बम की, हम एटम बम की, यानी कि हाइड्रोजन बम की, वायरस बम की, हमने इतनी बड़ी खोज कर ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दरअसल यह खोज मानवता के लिए हितकारी है? बिल्कुल नहीं। दरअसल विज्ञान वर्तमान में कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, अगर कुछ चीजें लाभदायक दे रहा है तो उससे कहीं गुना ज्यादा दरअसल उससे नुकसान हो रहा है। दरअसल व्यक्ति अपना क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। परमाणु बम का ढेर लगा है हर देशों में, और अगर एक साथ ये अगर जलने जाए, मतलब अगर इसको इनको जला दिया जाए तो उस पर क्या हो रहा है? पूरा विश्व ना एक झटके में खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक कार्य हो रहा है, इतनी खतरनाक जो है हथियार बनाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दरअसल ये विकास है कहीं ना कहीं। हाँ, अपने सिक्योरिटी के लिए वेपन्स को बनाना ठीक है, लेकिन इस लेवल के वेपन्स को बना लेना अपने आप में ये मानवता के लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। और दुख इस बात का होता है, कई बार सोचता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसी विपत्ति ना आ जाए कि ये चीजें जो है क्या हो जाए? खराब हो जाए। ठीक है, तो खैर क्या कर सकते हैं? इंसान पर्यावरण का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। 35% जो समुद्री तट है वो सख्त हो गए हैं, यानी कि अब उसमें जो उनकी जो बायोडायवर्सिटी है क्या हो जाएगी? वो बेसिकली क्या हो गई? खत्म हो गई है। और बायोडायवर्सिटी अगर खत्म हो जाती है, जिसको जैव विविधता बोलते हैं, अगर जैव विविधता नहीं है तो फिर पारिस्थितिक तंत्र जो है वहां पर डेवलप नहीं होगा और एक बड़े लेवल पर क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार विश्व के लगभग 35% जो रेतीले समुद्र तट है वो क्या हो गए हैं? सख्त हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि मानव ने अपने विकास के लिए क्या बनाए हैं? वहां पर बड़े बड़े बंदरगाह बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, इसके अलावा रेलवे लाइन से लेकर के जो है सड़क और अन्य जो चीजें हैं वो बनाई। इसकी वजह से ये दो तट हैं वो क्या हो गए? सख्त हो गए हैं। ठीक है, अध्ययन के अनुसार बंगाल की खाड़ी पहले स्थान पर है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है यहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है जिससे बंगाल की खाड़ी के जो तट है वो क्या हो गए हैं? सख्त हो गए हैं। ठीक है, समुद्री तट के सख्त होने की वजह से समुद्री जल वापस भूमि पर आना क्या होता है? रुक जाता है। और सिंपल सी बात, अगर पानी नहीं आएगा तटों पर तो क्या होगा? सख्त होना वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा डेवलप किया गया है कि समुद्र तट का पानी जो है बेसिकली जो उसकी लहरें होती हैं जो कि तट तक आती हैं वो नहीं आ पाती हैं। ठीक है, चलिए, मनुष्य द्वारा बनाई गई सख्त तटों के अंतर्गत बंदरगाह, राजमार्ग जैसी अवसंरचनाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होती हैं। इस कारण जैव विविधता में क्या होती है? कमी आती है। इस पर भी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, खैर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और प्रश्न आज आपके लिए है कि बताइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको। और आपको बताना है कि दरअसल कैग की नियुक्ति कौन करता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CJI,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, या पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, या गवर्नर यानी कि राज्यपाल। बताओ कैग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर देंगे। नहीं आता होगा गूगल पर सर्च करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आज मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि बताओ जल जीवन मिशन के द्वारा महिलाओं को किस प्रकार सशक्त किया गया है, समझाइए। यह प्रश्न अभी माननीय मोदी जी का यह स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में, और इसी पार्लियामेंट के स्टेटमेंट को हमने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जल जीवन मिशन ने जो है महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। आपको उसी स्टेटमेंट को ब्रीफ करना है, उसी स्टेटमेंट को आपको एलोबरेट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके सीजीआई की स्टेटमेंट आपके स्टेट के गवर्नर या आपके जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, इनके स्टेटमेंट को आप लोग प्लीज फोकस किया करिए, ठीक है। आप किसी को सुनिए या ना सुनिए, किसी पक्ष विपक्ष के हों अलग बात है, लेकिन इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो उनकी स्पीचेस होती हैं, उनको आप लोग सुना करिए, ठीक है। ये नहीं कि सीरियल देख लो चला करके टीवी में, ठीक है। पुष्पा 2 बाद में देखना, पहले ये जो है ना इसको देख लेना बात, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि ये करंट अफेयर्स हमारा न सिर्फ पीसीएस और आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये सभी स्टेट्स के एग्जामिनेशन के साथ साथ में आपका वनडे एग्जाम्स के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी डेली मिलेंगे हम लोग सुबह 8 बजे, और जो वीडियो हमने आपसे कहा था कि कट ऑफ वाला आप लोग देख लीजिएगा, यूपीएससी कट ऑफ के आधार पर आप कितने नंबरों को करें, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो वीडियो आप लोग प्लीज देखिएगा। बाकी सीसैट पर एक जो है वीडियो 11 घंटे का अपलोड कर दिया गया है मेरे द्वारा, जिसमें हमने सारे पीआईक्यूज कराया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और एनवायरमेंट की भी मैराथन वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, वो भी मैंने ही कराया है। इकोनॉमिक्स का मैराथन वीडियो आपके बीच में जल्द ही आने वाला है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल। और हाँ, रजाई से थोड़ा सा बाहर अब फिर हो जाओ, अभी तक तो चलो ठीक है बैठे हुए थे, लेकिन अब निकलो बाहर और थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करो। दिन की शुरुआत तो आज आपकी हो गई करंट अफेयर्स के साथ, और अब करिए कुछ नया, कुछ बेहतर, जिससे हो आपका सिलेक्शन। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।